Namaskar, this is Kapil Dev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma for another session on error detection in English for various examinations. हाँ, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, एरर डिटेक्शन हर एग्जाम में पूछा जाता है. सो दिस इज द सेकंड वीडियो. इसी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं. मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था और हाँ, अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं आगे भी ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहूंगा जहां पर वेरियस एग्जामिनेशंस के आए हुए अच्छे क्वेश्चंस और कुछ बुक्स के सहारे जो अच्छा मटेरियल मिलता है वो आपको समझाना चाहूंगा. इनके साथ साथ ये भी कहना चाहूँ कि मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लीजिएगा. आपको हर चीज़ अवेलेबल मिल जाएगी, चाहे वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब्स, ग्रामर हो, चाहे वो वन वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस या रूट वर्ड्स की वोकैबुलरी हो, या फिर आरसी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, रीअरेंजमेंट, ईटीसी ऐसी चीज़ें भी अवेलेबल है. सो स्टार्टिंग दिस वीडियो, इसका मैं आपको एक और वीडियो में प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूं जहां पर सिर्फ क्वेश्चंस थे. आप चाहें तो पहले वहां से प्रैक्टिस करने के बाद यहां से उसका एक्सप्लेनेशन विद आंसर्स देख सकते हैं. हाँ, आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. मेरा एक और चैनल है जिस पर कुछ म्यूजिक का शौक है तो कुछ सॉन्ग्स कभी डाल देता हूँ, कपिल म्यूजिक बॉय. प्लीज फॉलो मी आउट देयर. इंस्टाग्राम पर आप चाहें तो मुझे विद द सेम हैंडल फॉलो कर सकते हैं, कपिल म्यूजिक बॉय, एंड सो इज एट ट्विटर. ट्विटर भी सेम हैंडल है, कपिल म्यूजिक बॉय. टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए बिकॉज आप अपनी डाउट्स वहां पूछ सकते हैं और मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको वहां पर मिलते रहेंगे. सो प्लीज ज्वाइन मी आउट देयर इन टेलीग्राम चैनल एज वेल एज ग्रुप विद द सेम हैंडल इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा. इफ यू वांट टू फॉलो मी एट फेसबुक यू कैन विद द सेम हैंडल इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा. And I'm a plus educator in the banking stream at Unacademy, India's largest and cheapest online learning platform. So आप Unacademy पर मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर श्योर. कुछ स्पेशल क्लासेस रहती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती हैं, वो भी देख सकते हैं. और हाँ, बैंकिंग के अगर आप हैं तो आपसे वहां मिलते हैं फॉर अ डेली क्लास इन द इवनिंग एट 7:30, जो मेरी डेली क्लास रहती है एट द प्लस सेक्शन. तो आप अनअकैडमी के किसी भी स्ट्रीम, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी का अगर प्लस सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड कपिल सर यूज करके फ्लैट 10% डिस्काउंट पा सकते हैं. एक बार चेक कर लीजिएगा. ओके, मूविंग अहेड, एक प्रैक्टिस सेट के सहारे ये सेकंड सेट जिसके मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे. हियर आर द आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन. द फर्स्ट वन, some seniors were quite confident in their belief that they didn't need to learn or improve as per reports in the media. Whatever we say about Chappell, who bought us doom in 2007. अगर क्रिकेट आप देखते हैं तो शायद अंदाजा होगा 2007 में इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल छोड़िए नॉकआउट से ही बाहर हो गई थी. 3 मैच खेले और वहां से वापस होना पड़ा था. चैपल भी काफी कंट्रोवर्सी में रहे थे उस दौरान, और नहीं भी रहे हो तो मुझे सेंटेंस में कुछ ग्रामेटिकल फाइंड करना होगा. सम सीनियर्स वर क्वाइट कॉन्फिडेंट, कुछ लोग बहुत ही, हिंदी नहीं बोलूंगा लेकिन मीनिंग के आधार पर, क्वाइट कॉन्फिडेंट इन देयर बिलीफ. फाइन. एंड दे डिडंट नीड टू लर्न और इम्प्रूव. कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें इंप्रूव करने की जरूरत ही नहीं है. अक्सर हमारी टीम के सीनियर्स, ऐसा इनका कहना है. रिपोर्ट्स इन द मीडिया, व्हाटएवर वी से अबाउट चैपल who bought us doom in 2007. ग्रामर के आधार पर यहां पर bought का इस्तेमाल है BOUGHT, जो buy की सेकंड फॉर्म होती है. BUY, buy, सेकंड फॉर्म bought, खरीदना. एक और ऐसी वर्ब होती है इंग्लिश में BROUGHT, जो bring की सेकंड फॉर्म होती है. मैंने रिसेंटली वर्ब्स के वीडियो में ये अपलोड किया था, कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स. अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा. 3 वीडियोस में आपको इस तरह के काफी वर्ड शेयर किए थे. दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वंस. बॉट खरीद कर लाना होता है और ब्रिंग कहीं से जनरल लाने के तौर पर हो सकता है. तो हाँ, मेरे पिताजी खरीद कर भी चीजों को ला सकते हैं और मेरे लिए सामान ला भी सकते हैं, लेकिन आप दुख और ऐसी चीजों को खरीद कर नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, ला जरूर सकते हैं. तो इंस्टेड ऑफ बॉट ग्रामेटिकली सही है, कॉन्टेक्चुअली गलत है, मीनिंग अजीब होगा. आप दुख या ऐसी किसी भी चीज को खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, इस वजह से दुख हुआ, इस वजह से दुख वहां पर पहुंचा, इस तरह का जो भी आप कहना चाहें. इन प्लेस ऑफ बॉट इट मस्ट बी ब्रॉट, मतलब बाय की जगह पर आपको ब्रिंग करना होगा. सो उसके आने से मुझे खुशी मिलती है, उसके आने से मुझे दुख होता है, तो वो दुख आप लेकर आए, खरीद कर नहीं लाए थे. आई रिपीट, कुछ लोगों को कॉन्फिडेंट था, बाकी सारे फ्रैक्शंस करेक्ट हैं. बॉट का इस्तेमाल ध्यान से कीजिएगा बिकॉज हर चीज खरीदी नहीं जा सकती, और स्पेशली हैप्पीनेस और डूम जैसे वर्ड्स को, डेस्पेयर जैसे वर्ड्स को हम खरीद नहीं सकते, लेकिन आना जाना इन चीजों का लगा रहता है. सो इन प्लेस ऑफ बॉट इट मस्ट बी ब्रॉट, अ सिंप्लिसिटी. It would be akin to criticize Sachin for a bat pull shot in 2003 World Cup final that came amid a mammoth 673 runs that took India to the final. सचिन को क्रिटिसाइज करना बेकार होगा भाई. इतने बड़े वर्ल्ड कप फाइनल में जहां तक हम लोग पहुंचे, और एक छोटे से पुल शॉट के लिए अगर आप उन्हें क्रिटिसाइज करें, तो मीनिंग तो मुझे समझ आ गया, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं मिली. इट वुड बी अकिन टू क्रिटिसाइज फॉर अ बैड पुल शॉट इन 2003 वर्ल्ड कप फाइनल दैट केम अमिड ETC, जो भी आपने लिखा है.
इस बहाने हाँ, मेरा हमेशा इंटेंशन वही रहता है कि मैं आपको कॉमन चीजें ना मार्क करूं। ये भी सेकंड वीडियो है, आगे आप अगर सपोर्ट करते हैं तो और अच्छी एरर्स आपको फाइंड करके जरूर दूंगा। कॉमन चीजें आप भी जानते हैं जिनसे एक मिस्टेक को फॉलो करके बहुत सारी मिस्टेक बनाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा हो, अगर स्पेशल है, नया है, तो वो जरूर मुझे शेयर करना चाहिए। इंग्लिश में किन का मतलब रिश्तेदार से होता है, KIN। इडियोमैटिकली भी लिखा जाता है किथ एंड किन्स, जिसका मतलब आपके क्लोज्ड वंस, आपके रिलेटिव्स को मार्क करते हैं, रिश्तेदार कह दीजिएगा। और ऐसे ही चूंकि रिश्तेदार हमसे रिश्ता रखते हैं तो काफी हद तक सिमिलर कहे जाते हैं, भाई वो भी उन्हीं के पास रहते हैं, वो भी ऐसे हैं, वो भी वैसे हैं। किन इंग्लिश में नाउन है, इट वुड बी अ किन, वो फिर एक रिश्तेदार होगा। सचिन को क्रिटिसाइज करना इस तरह से नॉनसेंस मीनिंग आएगा। बी के साथ अक्सर जहां एडजेक्टिव्स लिखे जाते हैं, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम अलोन, आई एम रिच, आई एम पुअर, ETC। इंग्लिश में अकिन एक रिश्तेदार दिखाने के लिए पॉसिबल, लेकिन सचिन के किसी रिश्तेदार की यहां पर बात नहीं हो रही है, उनको क्रिटिसाइज करने की बात हो रही है। इंग्लिश में एक और शब्द होता है AKIN, क्वाइट द सेम, लगभग यही मतलब है, बट दिस इज एन एडजेक्टिव और जिसका मीनिंग होता है सिमिलर। जैसा मैंने आपसे कहा कि रिलेटिव्स वही कहे जाते हैं जिनकी भी सिमिलरिटी होती है, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ETC। AKIN अकिन इंग्लिश में एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब ही हो जाता है सिमिलर। तो ये तो सचिन को क्रिटिसाइज करने जैसी बात हो गई, और सचिन को आप क्रिटिसाइज क्यों करेंगे? सो इट वुड बी सिमिलर टू क्रिटिसाइज सचिन फॉर अ बैड पुल शॉट। आप सचिन को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं भाई, जिसने इतना योगदान हमें दिया, इतने बड़े वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के फाइनल तक हम लोग पहुंचे। जो भी मीनिंग है कॉन्टेक्चुअली, बट मीनिंगफुल मैनर में भी आपका आंसर वही रहेगा। सो अकिन रिश्तेदार होता है, सचिन के किसी रिश्तेदार का जिक्र नहीं है, लेकिन ये तो सचिन को क्रिटिसाइज करने जैसी बात हो गई। इट वुड बी सिमिलर, और in terms of similar it would be AKIN। yes, it has been asked somewhere, ये किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। AKIN इंग्लिश में एडजेक्टिव भी होता है जिसका मतलब सिमिलर दिखाने के भी काम में लेते हैं। तो ये तो ऐसी बात हो गई, अरे ये तो ठीक वैसी ही बात हो गई। इट वुड बी अकिन टू डू दिस एंड दैट, व्हाट डू यू से? ओके, डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इन अ ट्रूली कॉम्पिटिटिव मार्केट अ सिंगल फर्म विल नॉट बी एबल टू ओवरप्राइस in addition to a functioning competition regulator in India should ensure that cartels do not exist। मीनिंग समझ में आ गया काफी हद तक, ग्रामर नहीं दिख रही मुझे कहां गलती है। इन अ ट्रूली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये ठीक ठाक है यार। अ सिंगल फर्म विल नॉट बी एबल टू ओवरप्राइज, ये भी ठीक ठाक दिख रहा है। इन एडिशन टू मुझे याद है कुछ चीजों को जोड़ने के काम आता है कि आई, इन एडिशन टू यू आई एम गोइंग देयर, इन एडिशन टू। मैंने जब पढ़ाया है, अभी तो नहीं पढ़ाया इस वीडियो के प्रीमियर होते वक्त, लेकिन बहुत जल्द मैं SBA पर पहुंचूंगा। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, SBA की प्लेलिस्ट में मैंने शब्द का जिक्र आपसे जरूर किया होगा कि इन एडिशन टू। थोड़ा सा अच्छी एरर्स हैं, हाँ मेरी वही लाइन है कि कॉमन एरर्स मैं आपसे डिस्कस शायद ना करूं, या एक आध दो कर लूं, लेकिन एम्फेसिस रहती है कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल मार्क कर पाऊं। इन एडिशन टू को आप इस कहानी में देख लीजिए, इन फ्रंट ऑफ, इस कहानी में देख लीजिए इन स्पाइट ऑफ। थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, जिससे आपको क्लैरिटी रहे। रामबाण में से एक लाइन याद होगी अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर हैं कि प्रपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है? तो इन प्रपोजिशन हो गया, एडिशन उसके साथ ऑब्जेक्ट हो गया। इन प्रपोजिशन है, फ्रंट उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन प्रपोजिशन है, स्पाइट उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब मुझे अगर नया ऑब्जेक्ट और जोड़ना है मेरे घर के सामने, इन फ्रंट माय हाउस तो नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि एक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो मिल चुका, तब मुझे एक और प्रपोजिशन चाहिए जिसके बाद मैं अनदर ऑब्जेक्ट एसोसिएट कर सकता हूं। सो इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, अब ये माय हाउस इन फ्रंट के सामने नहीं है, ऑफ माय हाउस के सामने है। हाँ, आप उसे कलेक्टिवली कह सकते हैं। मेरा कहना यह है इन एडिशन टू में लास्ट में एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशंस के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं। माफी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार वीडियोस स्क्रॉल कर लीजिएगा, हर चीज को मैंने डिटेल में समझाया है, हो सकता है ये वर्ड्स आपके लिए ऑकवर्ड हो। इंग्लिश में इन एडिशन टू एज अ प्रपोजिशन काम करता है, इसके साथ सिर्फ ऑब्जेक्ट आते हैं। लेकिन इंग्लिश में इन एडिशन एडवर्ब भी होती है बिना टू के, और एडवर्ब्स के साथ पूरे सेंटेंस लिखे जा सकते हैं। जैसे therefore एडवर्ब है, उसके बाद आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, वी कैन से दैट ऐसा वैसा। hence एडवर्ब है, वी कैन से ऐसा ऐसा हो सकता है। इन एडिशन एडवर्ब है, अक्सर सेंटेंस के पहले आएगी। इन एडिशन टू एक प्रपोजिशन है जिसके साथ सिर्फ एक ऑब्जेक्ट एसोसिएट किया जा सकता है। जरा सेंटेंस देखिए,
सुनने में सब अच्छा लगता है, हिंदी करने में तो सभी बढ़िया है। इन एडिशन टू, तो इन एडिशन टू प्रपोजिशन रहा, लास्ट वर्ड इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। अ फंक्शनिंग कंपटीशन रेगुलेटर, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, फाइन। इन इंडिया प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। शुड एक फाइनाइट वर्ब है और ये शुड के लिए सब्जेक्ट भी चाहिए। जब मैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मार्क करता रहूंगा तो मुझे सब्जेक्ट कहां से मिलेगा, इम्पॉसिबल। तो गलती इस बात की है कि यहां से टू हटा दीजिए। जी हाँ, आपको प्रपोजिशन नहीं चाहिए, आपको एक कंजंक्टिव एडवर्ब चाहिए जिसके सहारे आप पूरा सेंटेंस लिख सकें कि वो क्रिकेट तो खेलता ही है, इसके साथ साथ वो बैडमिंटन भी खेलता है। तो इस सेंटेंस में इन एडिशन टू नहीं लिखा जाएगा, इन एडिशन टू ही प्लेज वॉलीबॉल एज वेल, इन एडिशन कॉमा ही प्लेज क्रिकेट एज वेल, जो भी आप कहना चाहें। आई रिपीट, इन एडिशन एडवर्ब है, कॉमा लगाकर आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? एक ट्रूली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सिंगल फर्म विल नॉट बी एबल टू ओवरप्राइज, एक फर्म तो ओवरप्राइज नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ अ फंक्शनिंग कंपटीशन रेगुलेटर इन इंडिया शुड एंश्योर, भारत में किसी फंक्शनिंग कंपटीशन रेगुलेटर को भी एंश्योर करना चाहिए कि ऐसी चीजें ना हो। मेन सब्जेक्ट आपका ये हो गया, उसकी मेन वर्ब है और सारा सेंटेंस जायज रहेगा। सो ध्यान रखिएगा, ऐसी कई वैरायटीज होती हैं। इन एडिशन सिर्फ हिंदी से याद ना करें, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। इन एडिशन आपका प्रपोजिशन है और सॉरी इन एडिशन टू प्रपोजिशन है जिसके साथ वन वर्ड ऑब्जेक्ट होगा और इन एडिशन एडवर्ब की तरह पूरा सेंटेंस एसोसिएट कर सकती है। कुछ अच्छी चीजें शायद आपको मार्क कर पाऊं। That the Sri Lankan president could suddenly harbor such a doubt is inexplicable given his frequent assertions that he was that rare head of the state which had voluntarily agreed to a shortening of his tenure। कभी बाद में समझाऊंगा इस लाइन को। आपके लिए क्वेश्चन है, आप चाहें तो मुझे मार्क कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग दैट से कैसे कर रहे हैं और ये दैट है क्या? अगर आप इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं जैसे दैट बॉय, दिस बॉय, इस तरह का, तो फिर उसके साथ आर्टिकल नहीं आता कि दैट द बॉय, इम्पॉसिबल। या तो दैट बॉय आएगा या फिर द बॉय आएगा। मेरा क्वेश्चन है, आप चाहें तो मुझे कमेंट्स में मार्क कर सकते हैं। मैं कभी बाद में जब एडवांस्ड ग्रामर पढ़ाऊंगा तब मार्क करूंगा इस चीज को। तो यहाँ पर दैट का इस्तेमाल क्यों है भैया, आप देखिएगा, मुझे पता है, चाहे तो मैं भी मेंशन कर सकता हूँ बट टाइम खराब होगा उसमें। सो दैट द श्रीलंकन प्रेसिडेंट कुड सडनली हार्बर सच अ डाउट इज inexplicable given his frequent assertions that he was that rare head of the state which had voluntarily agreed to a shortening of his tenure। हमें पढ़ाया जाता है जो सही भी है फॉर्मल इंग्लिश में, बट इंग्लिश एक लाइन से नहीं बनती, भाषा में कई वेरिएशंस होते हैं। हाँ, ये बात सच है कि 90% एक रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट जस्ट उसके बगल में ही होना चाहिए, लेकिन कई बार भाषा में जब एडजंक्ट्स को एडिशनली ऐड कर दिया जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो जस्ट उसके बगल में होगा, थोड़ा बहुत दूर भी हो सकता है, एज पर द मीनिंग और द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। श्रीलंकन प्रेसिडेंट कुड सडनली हार्बर सच अ डाउट इज इनएक्सप्लिकेबल, ये बिल्कुल ठीक है। दैट नया सेंटेंस देखिए, ही वॉज दैट रेयर हेड ऑफ द स्टेट, वो एक रेयर हेड की तरह थे उस स्टेट के, विच हैड वॉलंटरली अग्रीड, विच लिखा हुआ है किसके साथ में, स्टेट के साथ में, सही तो है। वॉलंटरली अग्रीड, जिन्होंने अपनी मर्जी से अपने टेन्योर को कम होने के लिए कहा था, अपने शासनकाल को कम करने की बात कर दी थी और सहमत हो गए थे इस चीज के लिए। विच का इस्तेमाल आपने स्टेट के लिए किया है और एक स्टेट खुद की मर्जी से वॉलंटियरली अग्री नहीं करेगी अपने शासन काल को कम होने के लिए। तो आई रिपीट, 90% आप सही हैं। जब भी आप देखते हैं कि किसी एंटीसीडेंट को यानी रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बगल में होना चाहिए, वो सही बात है, लेकिन मीनिंग के आधार पर कभी कभी एंटीसीडेंट्स थोड़े पीछे या फिर आगे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर विच का इस्तेमाल किया है, ये स्टेट को दिखाएगा और स्टेट खुद के टेन्योर, स्टेट्स के टेन्योर नहीं होते, शासनकाल नहीं होते, और वो भी खुद की मर्जी से उसको कम करने के लिए राजी हो जाएं। ये इंसानों का काम होता है, किसी इंसान का शासनकाल है जो खुद की मर्जी से कम और ज्यादा कर सकता है, जैसे भी आप चाहें। तो यहाँ पर ये ही के लिए लिखा है, हेड के लिए लिखा हुआ है, स्टेट के लिए नहीं है। और इंसानों के साथ विच का इस्तेमाल नहीं करते, इंसानों के साथ हु का इस्तेमाल किया जाता है। आई रिपीट, श्रीलंकन प्रेसिडेंट ऐसी चीज कर सकते हैं, ये भी समझाने लायक नहीं थी, और जैसा भी आप कहना चाहें। और उन्होंने कहा था एक रेयर हेड के तौर पर कि वो खुद की मर्जी से अपने शासनकाल को कम होने का जिक्र जरूर किया था, मान गए थे, जो भी इसका थीम है। हु का इस्तेमाल स्टेट के लिए पॉसिबल है, लेकिन स्टेट खुद का टेन्योर कम ज्यादा नहीं कर सकती, स्टेट्स के टेन्योर भी नहीं होते। किसी इंसान अपने शासनकाल को कम ज्यादा करने की बात जरूर कर सकता है, और इंसानों के साथ विच का इस्तेमाल न करके हु का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अच्छी डाउट्स रखी हैं, आशा रखता हूँ सब चीजें नहीं थी। फर्स्ट वन क्वाइट इजी था। एक बार क्विक रिकॉल इस स्लाइड का, डाउट्स हैं आप मुझे लिख सकते हैं कि बॉट खरीदना होता है, हर चीज खरीदी नहीं जाती, खुशियां और दुख जैसी चीजें तो बिल्कुल नहीं। ब्रॉट लाई जा सकती है। अकिन इंग्लिश में एडजेक्टिव है सिमिलर दिखाने के लिए, ये तो वैसी बात हो गई ना, ठीक वैसी ही।
किसी भी चीज में जब आप एक एडवर्ब यूज करते हैं आप सेंटेंस लिख सकते हैं अक्सर एक कंप्लीट एडवर्ब के साथ में, लेकिन आप प्रपोजिशंस के साथ सिर्फ ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स के साथ में वर्ब नहीं होती। और जनरली किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन को लगभग उसके एंटीसीडेंट के नजदीक रखा जाता है, बट अंडर सर्कमस्टेंसेस कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा उससे दूर से मार्क कर पाए। अक्सर ये एरर बैंकिंग सेक्टर की है, लेकिन कई बार देखा गया है 2000 में जब एसबीआई ने कुछ पूछा वो 9 में कहीं और रिपीट हुआ, 15 में कहीं और, 17 में सीजीएल, और चीजें रिपीट होती रहती हैं। तो मैं टैग लगाकर इसको बैंक और एसएससी में मार्क नहीं करना चाहूंगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। विद द एजिटेशन इन बंगाल्स दार्जिलिंग हिल्स intensifying over the last few days, all stakeholders in the region must realize how to close the situation is to a complete breakdown. Fine. With the agitation in Bengal's Darjeeling Hills, ठीक ठाक है। Intensifying over the last few days, ये जो दंगे और ये बढ़ते जा रहे हैं, कॉमा, नया सब्जेक्ट, नया स्टेटमेंट, all stakeholders in the region मस्ट रियलाइज, हर किसी को ये रियलाइज करना चाहिए जब ये चीजें बढ़ती जा रही हैं कि हाउ टू क्लोज द सिचुएशन, इनको हम बंद कैसे करें, इज टू, एक सेकेंड, हाउ टू क्लोज द सिचुएशन, बंद कैसे किया जाए, इज टू अ कंप्लीट ब्रेकडाउन। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? हाउ टू क्लोज द सिचुएशन इज टू अ कंप्लीट ब्रेकडाउन, मेरे नजर में ऑकवर्ड है। एक शब्द किसी भाषा में कई तरह से वेरिएट हो सकता है, कई वेरिएशंस पॉसिबल हैं। हाउ टू क्लोज द सिचुएशन को बंद करना ठीक है, लेकिन इज टू अ कंप्लीट ब्रेकडाउन थोड़ा अजीब होगा। एक करेक्शन के साथ समझाना चाहूं, वर्ड्स में रखना बेकार होगा। जरा यहां से ट्रू ड्रॉप कर दीजिए और अब जरा सेंटेंस पढ़िए कि दे मस्ट रियलाइज हाउ क्लोज, कितना करीब है, क्लोज एडजेक्टिव भी होता है करीब दिखाने के लिए, नजदीक दिखाने के लिए। हाउ क्लोज द सिचुएशन इज, ये सिचुएशन यानी कि ये बढ़ते जा रहे हैं जो कई दिनों से, ये सिचुएशन कितना क्लोज हो चुकी है, कितने नजदीक आ चुकी है टू अ कंप्लीट ब्रेकडाउन, कि अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरा का पूरा ब्रेकडाउन भी हो सकता है, चीजें तहस नहस भी हो सकती हैं। आई रिपीट, ये जो दंगे बढ़ते जा रहे हैं कहीं भी मान लीजिएगा पिछले कुछ दिनों से, तो सब लोगों को उस एरिया के ये सोचना चाहिए, एटलीस्ट इतना रियलाइज करना चाहिए कि ये सिचुएशन कितनी नजदीक आ चुकी है एक कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए। ये वीडियो मैं 30 जून 2020 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आपने सुनी होगी बाद में या फिर लाइव है तो आप जरूर जानते हैं। यहाँ भी वही बात है कि जब जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं आपको रियलाइज करना चाहिए कि ये चीज कितनी ज्यादा इफेक्टिव होती जा रही है और हमें इससे बचना चाहिए। सो हाउ क्लोज द सिचुएशन इज टू अ कंप्लीट ब्रेकडाउन को मैं लॉकडाउन कह सकता हूँ, एक क्वाइट फेमिलियर टर्म होगा आपके लिए इस दौरान। आई रिपीट, क्लोज करना बंद करने को कहते हैं, फिर क्लोज द सिचुएशन इज वापस लिखना बेकार होगा, लेकिन हाँ अगर कोई चीज बिगड़ती जा रही है तो किसी टोटल ब्रेकडाउन के आसपास हो सकती है, उसके नजदीक पहुंच सकती है, नियर के तौर पर आप क्लोज लिख सकते हैं। हाउ मच जैसे एडजेक्टिव होता है, हाउ क्लोज, हाउ बिग, हाउ स्मार्ट, इस तरह के एडजेक्टिव्स आ सकते हैं। आप 2+V1 मार्क करके गलती मार्क ना कीजिएगा, ठीक है? डाउट्स में प्लीज लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कंजर्वेटिव्स इंसिस्ट that growth requires low taxes and incentives such as flexible labor markets that encourage entrepreneurship. एक लाइन्स में सब अच्छे लगता है ना। Conservatives insist that growth requires low taxes, ठीक है, वो लोग मानते हैं कि टैक्स कम होना चाहिए, फाइन, एंड incentives भी जैसे कि flexible labor markets होनी चाहिए that encourage entrepreneurship। आपने कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा, एक लाइन मार्क कर दूं। वैसे तो सच के साथ यहां पर एज आ चुका है तो दैट का कॉलम नहीं बनता फर्स्ट ग्लैंस, लेकिन फिर भी आप चाहें समझाने के लिए तो इंग्लिश में जब सच के साथ दैट आता है वो दैट कंजंक्शन होता है, और जब जब कंजंक्शन दैट है इसके साथ एक पूरा सेंटेंस मार्क होना चाहिए। जैसे नरेशन में आप एक चीज इस्तेमाल करते हैं कि ही सेड दैट, उसने कहा कि, अब उसके साथ पूरा सेंटेंस होता है। ही वॉज नॉट गोइंग देयर, ही माइट बी लेट, पूरा सेंटेंस लिखा जाता है। सो दैट को याद कर लीजिए, जब जब आप सो दैट का इस्तेमाल करते हैं, ही सो रिच दैट ही कैन बाय अ मर्सिडीज, आप जब जब दैट को एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं उसके बाद पूरा सेंटेंस आता है। क्या यहां पर सेंटेंस है? एंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, अब एंकरेज वर्ब है, एंटरप्रेन्योरशिप उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सेंटेंस नहीं है, तो माफ कीजिए यहां पर कंजंक्शन दैट नहीं आ सकता। अब क्या करेक्शन करना है वो हम देख लेंगे, लेकिन फ्रैक्शन यहां गलत हो गया, दैट एज अ कंजंक्शन पूरा सेंटेंस मार्क करता है। एक काम करते हैं, यहां पर एक रीजन दे देते हैं 2+V1 के सहारे कि कंजर्वेटिव्स मानते हैं कि ग्रोथ जो होती है इसमें लो टैक्स होने चाहिए, इंसेंटिव ज्यादा होने चाहिए, लेबर मार्केट फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। किस वजह से?
टू एंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, जिससे ऐसे लोग बढ़ते रहें और ऐसी चीजें आगे बढ़ती रहें। टू एंकरेज दिस, इस बात को एंकरेज करने के लिए ऐसा ऐसा होना चाहिए। 2 + V1 कई बार रीजन दिखाती है, कहां गए थे, आई वेंट देयर टू मीट यू, भाई आपसे मिलने गया था। तो ये सब चीजें कम होनी चाहिए, ठीक है, क्यों, टू एंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। V1 कनेक्ट करने के लिए टू इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस कनेक्ट करने के लिए दैट एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे से एग्जांपल्स में वापस कह दूं, जब आप सो दैट इस्तेमाल करते हैं, जब आप टू का इस्तेमाल करते हैं, TOO, सो की पेयरिंग दैट के साथ है, पूरा सेंटेंस लिखती है, और TOO की पेयरिंग टू के साथ है, सेंटेंस नहीं आता, 2 + V1 मार्क की जाती है। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ कंप्लीट स्टेटमेंट, बट ही इज टू पुअर टू, ही कैन नॉट ना टू बाय एनीथिंग। तो 2 + V1 दैट के साथ है कंप्लीट स्टेटमेंट एज अ कंजंक्शन, ठीक है। मूविंग ऑन, इट शुड ऑल्सो सपोर्ट कॉजेज that teach pupils that diversity is a strength and a public good for its societies. It should also support causes, ठीक है, that teach peoples, यानी ये that हो जाएगा relative pronoun अपने previous antecedent courses के लिए, वो courses that teach pupils जो कि शिष्यों को समझाते हैं, सिखाते हैं, that as a conjunction, ठीक है, क्योंकि उसके बाद पूरा sentence है, previous line को वापस चेक कर लीजिए, that क्या, डाइवर्सिटी इज अ स्ट्रेंथ एंड अ पब्लिक गुड, और गुड एज अ नाउन भी होती है इंग्लिश में, भलाई को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, फॉर इट्स सोसाइटीज। बात किसकी हो रही है, कोर्सेज को सपोर्ट कीजिए जो कि लोगों को सिखाएं। मैं इसको पीपल मान लेता हूं, पीपल कहिएगा शिष्य के तौर पर हो जाएगा, एक डिसाइपल के तौर पर हो सकता है, पीपल मान लीजिए एज अ नाउन के तौर पर, लोगों को सिखाती है कि डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ है और एक अच्छी चीज है, एक भलाई के तौर पर भी होती है सोसाइटी के लिए, किसकी, लोगों की ही सोसाइटी। और जब प्यूपिल्स एक प्लूरल टर्म है तो प्यूपिल्स के साथ में कभी भी सिंगुलर शब्द नहीं आ सकते। आप सब जानते होंगे इट और दे में डिफरेंस होता है, इट हमेशा सिंगुलर है, ही सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर, शी सिंगुलर फेमिनिन जेंडर, इट सिंगुलर न्यूटर जेंडर, और इन तीनों का प्लूरल हमेशा दे लिखा जाता है। तो एक इंसान नहीं है जिसकी सोसाइटी की बात हो रही है, उन लोगों की भलाई के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए और उनकी सोसाइटी के लिए। प्यूपिल्स ज्यादा है, प्लूरल है, देयर का इस्तेमाल होना चाहिए। आई रिपीट, अगर एक इंसान का जिक्र होता कि ये आपकी भलाई के लिए है, हिज वेलफेयर या हिज सोसाइटी कह सकते हैं आप, उसके लिए है, हर कहा जा सकता है, इट्स के लिए सिंगुलर होना चाहिए। जब मेरे पास प्लूरल टर्म है तो मैं सिंगुलर इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, दैट विल बी फॉर देयर सोसाइटीज इन जनरल। ओके, मूविंग ऑन, डाउट्स आर वेलकम। हैड ही नॉट रीच्ड इन टाइम, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, हैड ही नॉट रीच्ड इन टाइम he would have missed a golden opportunity which comes once in a while। अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचता तो वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर देता जो कभी कभार आती है। ये स्ट्रक्चर नो एरर है क्योंकि मुझे इसमें कोई एरर नहीं दिखी। हैड ही रीच्ड नॉट रीच्ड इन टाइम ही वुड हैव मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी which comes once in a while। ये नो एरर है, ध्यान रखिएगा। मैंने आज की डेट तक तो SVA नहीं पढ़ाया है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन अगर आप इसे बाद में देख रहे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, अगर अवेलेबल है तो मैंने इसका जिक्र 100% किया होगा। और इसके साथ साथ कंजंक्शंस में जब इन्वर्जन पढ़ाता हूं तब भी वहां पर इसका जिक्र किया जाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये इफ वाली ही स्ट्रक्चर है कि इफ ही हैड नॉट रीच्ड इन टाइम, यदि वो समय से ना पहुंचा होता तो उसने ये मिस कर दिया होता, को इन्वर्जन के तौर पर हैड ही नॉट रीच्ड इन टाइम कहा जाता है। आप वीडियोस में देख सकते हैं या फिर बुक से पढ़ लीजिएगा। हाँ, आज की डेट तक जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, लेकिन बहुत जल्द मैं अपलोड करना चाहूंगा। विराट कोहली को अगर आप जानते हैं और पसंद करते हैं और कभी सुनते हैं तो वो भी इसी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी लाइन की, इफ वी हैड नॉट प्लेड विद सहवाग, अगर हम सहवाग के साथ नहीं खेले होते तो शायद आज का मैच हार सकते थे या हार गए होते। कोहली नहीं कहते इफ वी हैड प्लेड विद सहवाग, कोहली के वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं, कभी नोटिस कीजिएगा नेक्स्ट टाइम जब वो अपनी स्पीच देते हो। हैड वी नॉट प्लेड विद सहवाग, हैड वी नॉट प्लेड विद सहवाग वी वुड हैव मिस्ड दिस मैच, और जो भी आप कहना चाहें। हैड वी प्लेड विद सहवाग, हैड ही रीच्ड नॉट इन टाइम, और जो भी आप कहना चाहें। हैड ही सीन द गेम, और जो भी आप कहना चाहें। दिस इज इन्वर्जन एब्सोल्युटली करेक्ट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं। एक बार क्विक रिकॉल इस स्लाइड का, हाउ क्लोज द सिचुएशन, हाउ बिग द हाउस, हाउ स्मार्ट द पर्सन, कुछ इस तरह से। हाउ क्लोज, कितना नजदीक हम पहुंच चुके हैं एक बुरी सिचुएशन के। कंजंक्शन के तौर पर दैट हमेशा कंप्लीट स्टेटमेंट रखता है। अगर आपको वर्ब कनेक्ट करनी है तो वो 2 + V1 से कनेक्ट हो जा सकती है। अगर ज्यादा लोग हैं तो उनके लिए देयर का इस्तेमाल कीजिए। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सम सॉर्ट ऑफ वैराइटीज के साथ। मूविंग अहेड, वी ऑल आर इंडेटेड टू हिम, हम सब लोग उसके शुक्रगुजार हैं, डेट कह दीजिएगा, फॉर होल्डिंग
not only high moral values but also rendering dedicated service for the betterment of human race. At a glance, sab no error hai. We are all, indebted to him for holding not only high moral values but also rendering dedicated service for the betterment of human race. ठीक है. लास्ट वीडियो में मैंने एक एरर आपसे शेयर की थी जहां पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल था. कहा था आपसे दे फॉलो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, या जब मैंने पढ़ा दिया हो अगर आप चेक कर लीजिए तो वहां भी मार्क किया होगा. द कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस टू बी प्रिसाइज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड दे फॉलो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच. इस बात का जिक्र आपसे किया था. सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा फॉलो करते हैं. तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये दिक्कत नहीं है? बिकॉज बाकी तो मुझे सब ठीक लग रहा है. नॉट ओनली हाई मोरल वैल्यूज, नॉट ओनली के साथ एक नाउन की तरह कुछ है. हाई मोरल वैल्यूज मैंने तीनों का नाउन मान लिया है. बट ऑल्सो रेंडरिंग डेडिकेटेड सर्विस, नहीं, बट ऑल्सो के साथ तो भैया कोई नॉन फाइनाइट वर्ब के तौर पर है. रेंडरिंग आईएनजी जैसी चीज है, ना कि किसी नाउन का जिक्र किया गया है. तो एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं. दिख तो आपको भी रहा होगा. होल्डिंग, एक आईएनजी फॉर्म यहां पर है, एक रेंडरिंग फॉर्म यहां पर है. होल्डिंग, रेंडरिंग, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आई शुड से. तो एक काम कीजिए समझने के लिए, इस नॉट ओनली को उठाकर यहां शिफ्ट कर दीजिए फॉर के बाद में, और फिर सेंटेंस पढ़िए. वी आर इंडेटेड टू हिम, वी ऑल आर इंडेटेड टू हिम फॉर नॉट ओनली रेंडरिंग बट ऑल्सो होल्डिंग. मैंने उल्टा बोल दिया, एक ही बात है. फॉर नॉट ओनली होल्डिंग दिस बट ऑल्सो रेंडरिंग दिस. आई रिपीट, अगर आप जानते हैं अच्छी बात है, अदरवाइज ध्यान रखिएगा, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में एरर्स पूछी जाती हैं. नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर के साथ हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच मार्क करते हैं. तो यहां पर नॉट ओनली के साथ सिर्फ नाउन है. नेक्स्ट पेयरिंग में बट ऑल्सो के साथ एक वर्ब जैसी कोई चीज है आईएनजी फॉर्म पर. या तो आप दोनों जगह आईएनजी दे दीजिए तो अवेलेबल है, मैंने वही मार्क किया. अदरवाइज इसको हटाना पड़ता, तो वो जरूरत नहीं, मेरे पास दोनों बार सेम चीजें हैं. तो फॉर not only holding but also rendering same parts of speech after these four correlative conjunctions. Fine. I am fully aware that my boss is one of those who is totally dedicated, ये तो समझ में आ गया, थोड़ा सा इजी है, कुछ इजी भी होनी चाहिए, to work in proper discipline. Who एक relative pronoun है. relative pronoun के जो antecedent होते हैं वो हमेशा जैसे भी होते हैं अपकमिंग वर्ब उन्हीं के हिसाब से फॉलो होती है. लास्ट वीडियो में मुझे याद है आपसे शेयर किया था द बॉय हु इज, लेकिन द बॉयज हु आर कहा जाता है. अब दोज एक प्लूरल शब्द है और प्लूरल शब्दों के लिए हु भी प्लूरल रहेगा, और प्लूरल के बाद कभी भी इज नहीं लिखा जाता. सो इट विल बी नॉट इज, इट विल बी आर. आई रिपीट, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज, द बॉय हु इज, द बॉयज हु आर, दोज पीपल मान लीजिए, हु इज, those people who are आपको लिखना होगा. So I'm fully aware, मेरा बॉस उन लोगों में से एक है जो कि टोटली डेडिकेटेड रहते हैं अपने प्रॉपर काम और डिसिप्लिन के तौर पर, इस तरह से. So my boss is one of those who are totally dedicated and stuff like that. एक relative pronoun, छोटी सी एरर है, कॉमन, अपने एंटीसीडेंट के हिसाब से चलता है. आज ही इस वीडियो में शेयर किया और वो उसी की रिलेटिव वर्ब फॉलो करता है. सो दोज के लिए आर है, दिस होता तो इज लिखना जायज होता. और एक और लाइन जो लास्ट वीडियो में थी और क्वाइट कॉमन है इंग्लिश में, वन ऑफ द के पास नाउन हमेशा प्लूरल लिखी जाती है, तो वहां दोज लिखना भी जायज है, क्योंकि ज्यादा में से ही एक को चूज किया जा सकता है, एक में से एक को चूज नहीं कर सकते. मूविंग ऑन. The director of our company doesn't believe that we are working sincerely and with interest for all these years. हमारी कंपनी का डायरेक्टर वैसे तो कोई नहीं मानता कि हम लोग बहुत सिंसियरली काम कर रहे हैं और इंटरेस्ट के साथ भी बरसों से. तो एक लाइन आप सबने बचपन से पढ़ी होगी कि जहां पर हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर वो सेंटेंस कंटिन्यूस में ना होकर परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखे जाते हैं. स्ट्रक्चर्स के आधार पर टेंसेस में जिन सेंटेंसेस में परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस है वो अक्सर सिंस और फॉर की सहायता से बनाए जाते हैं. कि मैं इस कंपनी में 2010 से काम कर रहा हूं. आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010 ना, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010. वो सुबह से कपड़े धो रही है, तो शी इज वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग ना, शी हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग. और बचपन की एप्लीकेशन आपको भी याद होगी, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट ना, I have been suffering from fever since last night. चूंकि आपने since या for का इस्तेमाल किया है, आपको वो सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस में मार्क करना चाहिए. यहां भी वही है और लिखा भी है. इतने सालों से हम काम करते आ रहे हैं, तो we are working ना 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 ना, we have been working, इसका करेक्शन, we have been working sincerely या डेडिकेशन के साथ for these years, all these years. बरसों से हम ये काम करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे बॉस को तो ऐसा लगता ही नहीं है.
I repeat, the director of our company doesn't believe that we have been working sincerely for all these years, since 2010, since 2015 या for 3 years, जो भी आप कहना चाहें. Since और for से ही perfect tense बनाए जाते हैं. आपको याद होगा स्ट्रक्चर में भी subject plus have been, has been plus ing plus since and for, adverb of time. Go ahead. I remember my childhood days when I used to go to the farm with my father and helped him in his work. मुझे याद है आज भी वो बचपन के दिन जब मैं अपने पिता के साथ खेत पर जाया करता था और उनकी मदद किया करता था. अच्छी एरर है, मैं इस तरह से कह दूं कि एसएससी बैंक या कोई भी इस तरह की एरर्स आपसे पूछ लेता है, इसे हम पैरेललिज्म भी कह सकते हैं, समानांतर कह दीजिए तौर पर चीज़ें जज करते हैं. आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड डेज, मुझे अपने बचपन के दिन याद हैं जब आई यूज टू गो टू द फार्म, जब मैं खेत पर जाता था अपने पिता के साथ, एंड हेल्प्ड हिम इन हिज वर्क. करेक्शन होगा यहाँ पर, हेल्प की जगह हेल्प रहेगा. सर ये तो और अजीब हो जाएगा ना, हेल्प तो प्रेजेंट फॉर्म होती है, मैं अभी जाता थोड़ी हूँ, जाता था वहां पर. जज कीजिए, आपके लिए कॉमन हो ना हो मुझे नहीं पता, पर ध्यान रखिएगा जब आप बहुत सारी वर्ब्स को 2 + V1 में ऐड करते हैं तो सारी फिर V1 लिखी जाएंगी, बिकॉज ये सारी इंफिनिटिव से कनेक्टेड हैं. डांसिंग इन द गार्डन, टॉकिंग अबाउट दिस, वेटिंग फॉर मी. कई बार होता है कि सारी की सारी आईएनजीज को मार्क किया जाता है साथ में, सेम चीजों में सेम फ्रैक्शन या पैरेललिज्म जिसे आप कह सकते हैं. अब जज कीजिए आपके वर्ड से. व्हेन आई यूज्ड टू गो टू द फार्म, मैं जब खेत पर जाता था अपने पिता के साथ, एंड हेल्प्ड हिम, अगर मैं इसको आई से लिंक करके पढ़ूं तो ये हो जाएगा आई हेल्प्ड हिम, मैंने उनकी मदद की. एक बार का नहीं है, पास्ट एंड डेफिनेट एक बार को दिखाता है. आई वॉज बॉर्न, जन्म एक ही बार हुआ था. अकबर डाइड, एक ही बार मरे थे. भाई ही केम, वो आया था, ना कि आता रहता है, एक बार की बात नहीं. अब मुझे इसको यूज टू से कनेक्ट करना होगा, बिकॉज ये पुरानी आदत है, मैं खेत पर पिता के साथ जाता था और उनकी मदद किया करता था. यूज टू एज अ मॉडल वर्ब होती है और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, और यहां पर आप लिख रहे हैं हेल्प्ड. इम्पॉसिबल, आपको V1 लिखना होगा. ध्यान दीजिएगा ये हेल्प किससे कनेक्टेड है, ये यूज टू से है. तो 2 बार लिखने के बजाय एक बार मार्क कर दिया है. I remember those days when I used to go to the market with farm with my father, and I used to help him, और मैं उनकी मदद किया करता था. I used to help him. I कॉमन है, हटा दीजिए. used to कॉमन है, हटा दीजिए. help इन्फिनिटिव से कनेक्टेड है, used to के सहारे. helped लिखोगे पास्ट में तो चला जाएगा, लेकिन एक बार का होकर रह जाएगा. तो मुझे याद है मैं पिता के साथ जाया करता था और उनकी मदद किया करता था. स्टफ लाइक दैट. इस स्लाइड का क्विक रिकॉल कि नॉट ओनली बट ऑल्सो और ऐसे कई कंजंक्शन सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉलो करते हैं, दोनों में आईएनजी है, उनके साथ रखिए. एक रिलेटिव प्रोनाउन के सहारे आपकी वर्ब हमेशा उसी से सेटिस्फाई होती है, उसी के अकॉर्डिंग लिखी जाती है. जब आपको टाइम पीरियड दिखाना है सिंस और फॉर जैसे शब्दों से, तो अक्सर वो स्टेटमेंट्स आपके परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखे जाते हैं. और हाँ, इन्फिनिटिव्स बहुत सारे हैं, पार्टिसिपल्स हैं, जैरेंड्स हैं, तो वो हमेशा सेम स्टैंडर्ड पर चलने चाहिए. सो आई यूज्ड टू गो देयर, हेल्प हिम, टॉक टू हिम, etc. थैंक यू. हाँ, पिछले शीट के पिछले प्रैक्टिस सेट के आई शुड से कुछ सेंटेंस रह गए थे. मैंने आपको 20 शेयर किए थे, जो काफ़ी टाइम हो गया था. अभी भी मुझे याद है शायद 30 मिनट्स के आसपास इसको हो चुकी हैं. तो बहुत बड़ा वीडियो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा 15 शेयर करूंगा. तो पिछले सेट के मैं 16 स्टेटमेंट समझा चुका हूँ. रिमेनिंग 5 जो थे वो ये हैं पिछले सेट के, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं. आगे से मैं सेट 15 के बनाना चाहूँगा अगर आपका सपोर्ट रहा तो. द सुपरिंटेंडेंट ऑफ जो भी ये जेल है इन गाजियाबाद सेड दैट कोहली तो नहीं है भैया, ये हैड बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस टू दैट जेल. उन्हें यहां से यहां भेज दिया गया है. एज द फर्स्ट हैड नो फैसिलिटीज, माफ कीजिएगा ये नो है यहां पर, मुझसे गलती से नॉट लिख गया था. हैज हैड नो फैसिलिटीज टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन. भाई वहां के सुपरिंटेंडेंट ने कहा है कि उनको यहां से वहां भेज दिया गया है बिकॉज पहली वाली में फैसिलिटीज नहीं थी. ठीक है, आपको पढ़ा चुका हूं एडजेक्टिव्स में. फर्स्ट इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री होती है. सुपरलेटिव्स का इस्तेमाल 2 से ज्यादा के लिए करते हैं, और यहां पर सिर्फ 2 ही जेल की बात है, फर्स्ट एंड सेकंड. और 2 के लिए फर्स्ट, सेकंड, लास्ट जैसे शब्द नहीं आते. ये सुपरलेटिव डिग्रीज हैं. डिग्रीज में पढ़ा चुका हूं, चैनल पर अवेलेबल है, चेक कर लीजिएगा. फिर क्या लिखें, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि कई शब्द होते हैं ऐसे, फॉर्मर एंड लेटर. मैंने पढ़ाया है, आप चेक कर सकते हैं, आप भी जानते होंगे. जहां फॉर्मर दिखाता है द फर्स्ट वन आउट ऑफ 2 पहले, और लेटर दिखाता है द सेकंड वन आउट ऑफ 2. आई रिपीट, मैंने एक वीडियो शेयर किया था, यूज ऑफ लेट, लेटर, लेटेस्ट, लेटर, लास्ट. आप चेक कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. तो फॉर्मर इंडियन कैप्टन, पहले भारत के कप्तान रह चुके हैं. फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर, पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, etc.
लेटर, सेकंड वन, द सेकंड वन आउट ऑफ टू। चूंकि यहां सिर्फ 2 जेल हैं, आप सुपरलेटिव सेंस नहीं दिखा सकते, आपको कंपैरेटिव सेंस दिखाना होगा। और 2 के लिए फर्स्ट और सेकंड जैसे शब्द नहीं आते, आपको थर्ड भी मार्क करना होगा, लास्ट भी दिखाना पड़ेगा। 2 के लिए फिर आप फॉर्मर लिखिए पहले के लिए, लेटर लिखिए दूसरे के लिए। सो फर्स्ट का इस्तेमाल गलत होगा, यू हैव टू से द फॉर्मर हैड नो फैसिलिटीज टू कैरी आउट व्हाटएवर यू से। ओके, ध्यान रखिएगा प्लीज। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज इशूड अ नोटिफिकेशन अलाउज, एक सेकेंड आगे बाद में पढ़ूंगा मैं। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज इशूड, एक फाइनाइट वर्ब यहां पर आ चुकी है, दिल्ली गवर्नमेंट हैज इशूड अ नोटिफिकेशन अलाउज। अब भैया ये अलाउज फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट्स होती हैं जो अपने सब्जेक्ट नंबर जेंडर के हिसाब से चेंज होती हैं, तो हैज यहां चेंज हो जाएगा, अलाउज यहां भी चेंज होगा। और 2 फाइनाइट वर्ब एक सब्जेक्ट के साथ जनरली नहीं आती, कंजंक्शन की सहायता से आ सकती हैं, कंजंक्शन है ही नहीं, तो ये गलत है, माफ कीजिए प्लीज। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज इशूड अ नोटिफिकेशन, ना ना ना, अलाउज नहीं आ सकता। फिर आप जानते होंगे, ठीक है, अदरवाइज मेरे चैनल से देख लीजिएगा, पार्टिसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं। ही वेंट देयर, या तो इन्फिनेटिव, इन ऑर्डर टू टॉक टू मी, या फिर वेटिंग फॉर मी, ही वॉज देयर। जैसे एक बीइंग वाली स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी। मैं यहाँ एग्जाम्पल्स लिख सकता हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता आप कितना जानते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहा है, बट ऐसे केसेस में पार्टिसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो एक बार इस तरह पढ़ लीजिएगा, अलाउइंग द ओपनिंग ऑफ दिस एंड दैट, आई वेंट देयर, वॉकिंग ऑन फुट, टॉकिंग टू यू, सिटिंग ऑन द काउच, जो आप कहना चाहें। सिट नहीं लिख सकता, फाइनाइट वर्ब है, फिर वहां वो काम नॉन फाइनाइट्स करती हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट हैज इशूड अ नोटिफिकेशन, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन इशू किया है, अलाउइंग द ओपनिंग, ओपनिंग को अलाउ करते हुए नई होलसेल मार्केट्स की कैपिटल जो कि बाहर होंगी, ऐसा ऐसा जो भी कहना चाहेंगे। तो एक नया नोटिफिकेशन आया है, ऐसा कहते हुए, ऐसा बताते हुए, इन चीजों का जिक्र करते हुए, उसको मना करते हुए, इस बात को अलाउ करते हुए, व्हाटएवर यू से। एक नॉन फाइनाइट वर्ब आ सकती है सब्जेक्ट के साथ, फाइनाइट वर्ब्स बिना कंजंक्शन के 2 सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं हो सकती। ठीक वैसे जैसे शी इज डांसिंग, इज कमिंग इम्पॉसिबल, आई सॉ हिम, इज कमिंग नहीं होता, आई सॉ हिम कमिंग। एक अच्छा एग्जांपल याद आया, मैंने उसे आते हुए देखा, आई सॉ हिम, ठीक है। अब आगे आप लिखते हैं कि इज कमिंग, आई सॉ हिम इज कमिंग, यू से आई सॉ हिम कमिंग, मैंने उसे आते हुए देखा, मैंने उसे जाते हुए देखा। कमिंग पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट है, क्योंकि फाइनाइट वर्ब्स मेन सब्जेक्ट के साथ बिना कंजंक्शन के नहीं लिखी जा सकती। योर डाउट्स आर वेलकम। My resignation was a spontaneous action, since I've always believed that life, unless honor, is no living at all. मेरा रेजिग्नेशन स्पॉन्टेनियस एक्शन था बिकॉज मैंने हमेशा सोचा है कि लाइफ अनलेस ऑनर। देखिए, माई रेजिग्नेशन वॉज अ स्पॉन्टेनियस एक्शन, ये ठीक है, ये एक स्टेटमेंट यहां तक कंप्लीट हो गया। सिंस आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड, मैंने हमेशा सोचा है क्या, दैट, फिर वही बात आ गई, दैट यहां पर कंजंक्शन है, आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है क्या कि वो आएगा, वो वहां पर जाएगा, वो इस तरह दोषी नहीं है, व्हाटएवर यू से। अब इस दैट के बाद पूरा सेंटेंस चाहिए, तो ठीक है, लाइफ सब्जेक्ट हो गया। अब सिर्फ एक शब्द के बाद एक और कंजंक्शन, अनलेस, अनटिल, आपको याद होगा कंजंक्शंस होते हैं। ऑनर इज नो लिविंग एट ऑल, मेन वर्ब भी है। लाइफ ब्लैंक स्पेस ऑनर, भाई इज्जत कह दीजिए ऑनर को एक तरह से। जिंदगी इज नो लिविंग एट ऑल, है ही नहीं, तो मैं क्या कहूंगा, अनलेस के बिना मान लीजिएगा। तो यहां मुझे कंजंक्शन नहीं चाहिए, यहां मुझे प्रीपोजिशन चाहिए, बिकॉज मुझे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट एसोसिएट करना है, कंजंक्शन के साथ पूरा सेंटेंस नहीं लगाना। इस वर्ड को रिप्लेस करके देखिए, आपके पास वैरायटी होगी, आपके पास प्रॉपर मीनिंग होगा। मेरा रेजिग्नेशन एक स्पॉन्टेनियस एक्शन था बिकॉज मैंने हमेशा इस बात को माना है कि लाइफ विदाउट ऑनर इज नो लिविंग एट ऑल। भाई खुद की अगर इज्जत ही ना हो जहां पर, तो फिर वहां काम करने का क्या फायदा, मीनिंगफुल है। अनलेस कंजंक्शन है जिसके साथ पूरा सेंटेंस आता है, विदाउट प्रपोजिशन है जिसके साथ सिर्फ ऑब्जेक्ट एसोसिएट किया जा सकता है। लाइफ विदाउट ऑनर मीनिंगफुल होगा, लाइफ अनलेस ऑनर आपको सुनने में भी ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट, अरुण जेटलीज लाइफ हैज बीन फुल ऑफ ड्रामेटिक लूप्स, सडन अपस्विंग्स एंड अ फ्यू डाउनटर्न, मुझे गलती दिख गई, till finally he has arrived at a job that has him at the helm of nation's economic affairs. Fine. एक लाइन पढ़ाई थी, टेस्ट पेपर में शेयर की है, एडजेक्टिव्स की ही, आप चेक कर सकते हैं कि ये काफी अच्छे शब्द होते हैं इंग्लिश में डिटर्मिनर्स के तौर पर। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। कहानी कुछ ये बनती है कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के साथ अक्सर अनकाउंटेबल नाउन्स आती हैं, लिटिल नॉलेज, लिटिल शुगर, लिटिल वाटर, ईटीसी। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के साथ काउंटेबल नाउन्स आती हैं, फ्यू पीपल, a few people in the meeting, the few people, जो भी आप कहना चाहें।
और जब आप फ्यू ऑफ यू को काउंटेबल्स के साथ लिखते हैं तो एक चीज तो फ्यू ऑफ यू में नहीं आ सकती, मैंने तब भी पढ़ाया था, वापस कह दूं, फ्यू ऑफ यू द फ्यू के साथ काउंटेबल नाउन आती है और हमेशा प्लूरल सेंस में आती है, क्योंकि अगर वो 4 लोग भी थे, 10 लोग भी थे, 20 भी थे, तो 20 के साथ आपको एस मार्क करना होगा। आई रिपीट, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, जहां पर अनकाउंटेबल नाउन्स को फॉलो करते हैं, दैट्स फाइन। फ्यू ऑफ यू द फ्यू के साथ काउंटेबल नाउन आती हैं, और फ्यू मतलब कुछ, अगर वो कुछ 4 लोग भी रहे थे तो वो कुछ मुझे पीपल लिखने होंगे, मैं बॉय नहीं लिख सकता। अ फ्यू बॉय इज इम्पॉसिबल, अ फ्यू बॉयज आर आपको लिखना होगा। सो अ फ्यू डाउनटर्न ना, अ फ्यू डाउनटर्न्स आपको लिखना होगा, उनकी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव जैसी चीजें आती रहीं। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के साथ काउंटेबल नाउन, और वो भी हमेशा प्लूरल सेंस में। क्विक रिकॉल इस स्लाइड का, 2 के साथ जब बात करनी हो फॉर्मर और लैटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट हमेशा 2 से ज्यादा सुपरलेटिव सेंस को दिखाता है। या आप 2 फाइनाइट वर्ब्स एक सब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं कर सकते, देयर मस्ट बी सम नॉन फाइनाइट्स आउट देयर, पार्टिसिपल्स इन जेरेंट, ही वाज कमिंग, फाइन, बट आई सॉ हिम कमिंग, ना कि आई सॉ हिम इज कमिंग, ऐसा कुछ भी। कंजंक्शन सेंटेंस जोड़ते हैं, प्रपोजिशंस ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं, इन एडिशन टू, इसी वीडियो का आपको याद हो, इन एडिशन रहेगा, तो अनलेस कंजंक्शन नहीं, प्रपोजिशन चाहिए। लाइफ विदाउट ऑनर इज नथिंग। और फ्यू ऑफ यू द फ्यू काउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा प्लूरल फ्रैक्शन की ही डिमांड करते हैं। इस वीडियो के सहारे कुछ चीजें आपको क्लियर की, और आशा रखता हूं लगभग हर चीज नहीं होगी, एक आध 2 को छोड़कर। तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा, इसी तरह और भी वीडियो शेयर करता रहूंगा। अप टू यू, मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है, चलिए देखते हैं कुछ और, बाकी चेक करते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको हर चीज अवेलेबल है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब्स, ग्रामर, वन वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, रूट वर्ड्स, वोकैबुलरी, और हाँ, पैराजम्बल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो एक बार स्क्रॉल कर लीजिएगा। कुछ छोटी मोटी नोटिफिकेशंस के साथ कि मेरा यूट्यूब चैनल है म्यूजिक के लिए, जहां पर कुछ सॉन्ग्स कभी कभी डाल देता हूं, कपिल म्यूजिक बॉय, आप चाहें तो एक बार देख लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं विद द सेम हैंडल कपिल म्यूजिक बॉय, एंड ट्विटर एज वेल कपिल म्यूजिक बॉय। हाँ, आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां पर आप अपनी डाउट्स, क्वेरीज पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल से आपको रेगुलर क्लासेस के नोटिफिकेशंस, और जब जहां जो चीजें हैं, पीडीएफ जिस तरह आपको चाहिए, वो सारी वहां पर अवेलेबल है विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। फेसबुक पेज आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा, एंड डू जॉइन मी एट अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद द नेम कपिल देव शर्मा। और हाँ, अनअकैडमी पर मैं प्लस सेक्शन पर पढ़ाता हूँ बैंकिंग स्ट्रीम में, तो अगर आप बैंक के हैं तो आपसे डेली मिलते हैं वहां पर शाम 7:30 बजे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप अनअकैडमी प्लस पर आना चाहें, मोस्ट वेलकम। मेरे ही रेफरल कोड से न सिर्फ बैंक, एसएससी, यूपीएससी, एनडीए, डिफेंस, एयरफोर्स, नीट, किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप फ्लैट 10% डिस्काउंट पा सकते हैं यूजिंग माय रेफरल कोड, दैट इज कपिल सर। तो एक बार चेक कीजिएगा, आप एक बार पे करने के बाद कितने भी एजुकेटर्स से n नंबर ऑफ आवर्स पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पर, और इंडियाज टॉप मोस्ट एजुकेटर्स वहां पर अवेलेबल हैं। Finishing this video here, would love to see you in the upcoming videos. This is Kapil Dev Sharma, and always welcome to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. Thanks a lot.